नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो आज भाई मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने खुद के बनाए हुए नोट्स, जिनको पढ़ करके मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था। तो आज वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी इनको पढ़ करके और अपना जेआरएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट जेआरएफ जो भी आप चाहते हैं आपका क्वालिफाई हो जाएगा। परंतु आपको करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। ये मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी। आप वीडियो को कृपया पूरी देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक। बीच में छोड़ देंगे, क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। ठीक है, तो बड़े ही बारीकी से मैंने पेपर फर्स्ट की जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका विश्लेषण किया है, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले ये पेपर फर्स्ट की पहली ही यूनिट है। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता, अगर इंग्लिश में हम बोलें तो टीचिंग एप्टीट्यूड। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। और पेपर में मैं ये मानती हूँ, अगर ये इंग्लिश वाले जिनका इंग्लिश मीडियम है, वो जब एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से प्राप्त की हुई जानकारी के द्वारा अपने क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से उनको समझ में आ जाएगा और वहां वो अपना जो मीडियम इंग्लिश में ठीक करके आ जाएंगे। देखते हैं भाई। सबसे पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्य पूर्ण दिशा है। ये मैंने जो मेरी एक पहली वीडियो थी उसमें भी मैंने बता रखा है, फिर दोबारा मैं इसको बड़ी ही बारीकी से बताने वाली हूँ आज आपके सामने। तो क्या है शिक्षण? शिक्षण शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षा प्राप्त करना। तो जब एक टीचर पढ़ाता है किसी भी शिक्षण संस्थान में, तो वो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। परंतु जब पूरे संसार में हम किसी से कोई भी चीज सीखते हैं, चाहे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति भी हमें शिक्षा प्राप्त करवाती है। जैसे सूरज चांद समय पर निकलते हैं और समय पर छिप जाते हैं, तो एक तरीके से वो भी हमें समय का पाबंद बने रहने की शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो जो शिक्षण शब्द है वो हमने समझ लिया है। अब क्या है ये? अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्य पूर्ण दिशा। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जानना, ज्ञान प्राप्त करना, कुछ अर्जित करना। अधिगम कुछ अर्जित करना। ठीक है, तो जैसे छात्र क्या होता है, अधिगम करता है, और टीचर क्या करता है, शिक्षण करता है। तो यहाँ पर अध्यापक और छात्र की बात हो रही है। तो शिक्षण क्या है? एक उद्देश्य पूर्ण दिशा है। उद्देश्य पूर्ण क्यों कहेंगे? कि बच्चे की जितनी जानकारी है उसमें वांछित परिवर्तन करना, जो जरूरी है सटीक जानकारी उसको देना, अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। और अगर वो सफल हो जाती है तो हमारा शिक्षण भी सफल हो जाता है। समझ गए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्य पूर्ण दिशा है। अब आती है इसकी अवधारणाएं। तो शिक्षण के तीन आधार हैं। कौन कौन से? क्यों, कैसे और क्या। ठीक है, जब हम शिक्षण करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा प्राप्त करवाते हैं बच्चों को, तो उस टाइम पे तीन आधार काम करते हैं। तो क्यों का उत्तर तो हमें मिलता है दर्शन शास्त्र में, कैसे का उत्तर मिलता है मनोविज्ञान में, और क्या का उत्तर मिलता है समाज शास्त्र में। अब इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे दर्शन शास्त्र है उसमें हमें ये बताया जाता है, जैसे हम एक बौद्ध दर्शन ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो महात्मा गांधी ने हमें बताया कि मनुष्य का जीवन जो है दुखों का घर है, कष्टों कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो उन्होंने फिर बताया है कि उसका कारण हमारी इच्छाएं हैं, और यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। तो क्यों का उत्तर कि भाई हम क्यों दुखी हैं, हमें दर्शन शास्त्र में मिलता है। तो ये बच्चे को सिखाया जाता है शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, कि आपको जो क्यों के उत्तर हैं वो दर्शन शास्त्र के द्वारा मिलते हैं। कैसे? मनोविज्ञान। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान में मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास रस्सी के दो टुकड़े हैं और उनको आप एक करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? आपको अपने जो बौद्धिक कौशल है उसका प्रयोग करके और आप उसमें एक नट लगा देंगे, जिससे वो दोनों जो रस्सियां हैं वो एक हो जाएंगी। गांठ लगा देंगे, एक हो जाएंगे। अगला है क्या?
समाजशास्त्र इसका उत्तर देता है, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। आपको पता है भाई, सभी को पता है, समाज में रहता है, तो समाज में जो नियम अच्छे हैं, वांछित है, उनको वो अपनाएगा, और जो बुरे हैं या जो अवांछित हैं, उनसे हम उसे दूर रहने की सलाह देंगे। तो बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समाजशास्त्र के द्वारा उत्तर उसे मिल जाता है। अब आता है आदर्शवाद। आदर्शवाद में हम किसी भी कोई महात्मा है, महापुरुष है, उसका आदर्श स्थापित करके और बच्चे को उसके जैसा बनने को कहें, जिससे क्या होगा, ये संसार है, सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना हो जाएगी संसार में। ये हो गया हमारा आदर्शवाद। इसमें नैतिकता भी आएगी हमारी। फिर है प्रकृतिवाद। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक है उसका रोल नहीं होता है, प्रकृति का ही रोल होता है। कि जैसे एक बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दें, उसको रोके ना। जब वो पेड़ से गिरेगा, उसे चोट लगेगी, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, पेड़ पर चढ़ने से लगती भी है। तो उस समय क्या हो रही है, प्रकृति उसकी शिक्षक है, ना कि कोई मनुष्य। समझ गए? तो ये होता है प्रकृतिवाद। इसके बाद आते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक जॉन डेवी हैं, और उन्होंने क्रियाशीलता और व्यवहारिकता पर बल दिया है। क्रियाशीलता, व्यवहारिकता, जैसे कोई भी हम जब काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लैब में जाते हैं तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, आप करके सीख रहे हैं कुछ। और जब आप अपने मित्रों से बात करते हैं तो आप व्यवहारिक होते हैं उस टाइम पे, तो चीजों को व्यवहार में लाना, क्रिया करना। फिर है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद, किरकेगार्ड इसके प्रवर्तक है, और कहते हैं कि मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व है। तो यहाँ पर मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ बताया गया है। आगे इसके अच्छे उदाहरण है हमारे हिंदी साहित्य में। अगला है योग। भारतीय 6 दर्शन है, भारतीय दर्शन 6 है, उनमें से एक योग भी है। और योग सूत्र के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि जी हैं। उन्होंने 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये हमारी हो गई शिक्षण की अवधारणाएं, बड़े ही डिटेल से मैंने आपको समझा दी हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पर फर्स्ट यूनिट। प्रकृति एवं विशेषताएं, कि भाई शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है बौद्धिक गतिविधि। ठीक है, बौद्धिक मतलब बुद्धि से संबंधित, दिमाग से संबंधित। इसके अंतर्गत जो हमारी पेडागोजी, एक शब्द एक बार प्रश्न पूछा भी गया था कि पेडागोजी क्या होता है, तो पेडागोजी शिक्षण का विज्ञान होता है। समझ गए? पेडागोजी क्या होता है, शिक्षण का विज्ञान। तो इसकी विशेषता है कि ये बौद्धिक गतिविधि होती है, कि भाई इसमें जो शिक्षक है उसको बड़ा ही अलर्ट रहना पड़ता है कक्षा में, अन्यथा वो प्रॉपर शिक्षा नहीं दे पाएगा बच्चों को। दूसरा, शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। कौन कौन से, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप दिमाग में बिठा लेना। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध, और तीसरा है चिंतन। ठीक है, तो स्मृति स्तर में तो क्या होता है भाई, हम प्रश्नों को याद करते हैं। ठीक है, अवबोध में हम उन प्रश्नों को बड़े ही समझ करके और फिर उनके उत्तर देते हैं, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। चिंतन में क्या करते हैं हम, जैसे टीचर है, बच्चों को निबंधात्मक प्रश्न दे देगा और बच्चे अपने तर्क के अनुसार, विचारों के आधार पर उनका उत्तर करेंगे, तो ये आता है हमारा चिंतन में। ठीक है, स्मृति याद, अवबोध समझ, और चिंतन तर्क विचार। अब इनके प्रवर्तक देख लेते हैं। स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्ट, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। अवबोध मॉरिसन, चिंतन हंट। ठीक है, तो ये इनके प्रवर्तक हो गए तीनों के। अगला है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, ठीक है, जो हम बच्चों को पूरे साल में कवर करवाते हैं, तो वो तो होता है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यचर्या क्या होती है, जैसे कोर्स होता है, जेबीटी हो गया, बीएड हो गया, और भी आईआईटी जेई के जो कोर्स होते हैं, कोई 4 साल का, कोई 2 साल का, तो उनमें होती है पाठ्यचर्या। और पाठ्यक्रम जो हम बच्चों को 1 साल में खत्म करवा देते हैं, छोटी कक्षाओं से संबंधित।
तो इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं भाई? पुस्तकों का करते हैं, मल्टीमीडिया का करते हैं और अनेक पाठ्यक्रम दस्तावेज का हम प्रयोग करके और फिर इनको संपन्न करते हैं। फिर आता है गतिशील वातावरण। तो गतिशील वातावरण में तीन चर काम करते हैं, एक तो स्वतंत्र, दूसरा आश्रित और तीसरा हस्तक्षेप चर। तो स्वतंत्र चर में तो क्या करेगा, जो शिक्षक है वही अपनी सुनाएगा, उसमें बच्चों की वह नहीं सुनेगा। आश्रित स्तर में जो बच्चे होते हैं वो टीचर पर डिपेंड करते हैं। सॉरी, स्वतंत्र स्तर में जो बच्चा है वो अपनी बात बिना भय के और टीचर से पूछ सकता है। आश्रित में वह अपने टीचर पर डिपेंड रहता है, जैसा टीचर बताएगा उसको उसे वो मानना पड़ेगा। हस्तक्षेप चर बिना किसी भय के दोनों आपस में बातचीत करके अनुदेश के आधार पर और फिर प्रश्नों को हल करते हैं। फिर है इसमें भाई राजनीतिक वातावरण। एक तंत्र शासन जब टीचर किसी की सुन ही नहीं रहा है, अपनी अपनी चलाई जा रहा है। लोकतंत्र, बच्चे भी उससे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वतंत्र हैं वो। हस्तक्षेप रहित शासन कि उसमें जो पेरेंट्स हैं उनका या टीचर का कोई रोल ना हो करके और बच्चे स्वयं बिना किसी भय के और अधिगम करते हैं। जो चरों के कार्य क्या है भाई? निदानात्मक, बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है उसकी पहचान करना। उपचारात्मक, उसका समाधान करना। मूल्यांकन, आपने जो कुछ भी अब तक किया है, पढ़ाया लिखाया है बच्चे को, वह कितना कारगर सिद्ध हुआ है। आपने जो एक लक्ष्य रखा हुआ था वहां तक बच्चे पहुंच पाए हैं या नहीं, ये मूल्यांकन क्रिया में आएगा। इसके आगे देखते हैं शिक्षण, अनुदेश और अधिगम। शिक्षण क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, कि एक पीढ़ी के पास जो ज्ञान है वह दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी को, तीसरी चौथी इस प्रकार से जो आने वाली पीढ़ियों को हम ज्ञान का हस्तांतरण करते रहते हैं। फिर आता है अनुदेश। अनुदेश में क्या होगा? शिक्षक और छात्र में पारस्परिक अंतःक्रिया होती है। अधिगम में वांछित परिवर्तन होता है, बच्चा अपनी जो जानकारी है, ज्ञान है, उसमें वांछित परिवर्तन करता है, कुछ सीखता है। और जो अधिगम है वह शिक्षण और अनुदेशन के द्वारा ही कंप्लीट होता है। शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय है। स्वयं व्यवसाय क्यों है भाई? क्योंकि चिकित्सक, इंजीनियर शिक्षण के बिना नहीं बन सकते। यदि शिक्षण है तो डॉक्टर भी बनेगा, यदि शिक्षण है तो इंजीनियर भी बनेगा। तो ये एक स्वयं व्यवसाय है। शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको तो आप दिमाग में बिठा लेना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षण एक विज्ञान भी है और कला भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें व्यवस्थित ज्ञान समूह भी हमें मिलता है और भविष्यवाणी का अनुमान, कि जब हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं। मान लीजिए जो किसान है उसको ये पता चल होता है कि भाई सावन में ज्यादा बारिश होगी तो इसलिए हमें बाजरे में पानी देने की आवश्यकता है नहीं, तो भविष्यवाणी कर लेता है, वो पहले ही अनुमान लगा लेता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं भाई शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हम ब्लूम के द्वारा देखेंगे पहले, बाद में गैगने और ब्रिक्स के द्वारा भी देखेंगे। तो ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इनको भी मैं समझा देती हूँ साथ साथ, और इनको आप क्रम से याद करेंगे। कभी आप मूल्यांकन को पहले कर दे, ज्ञान को बाद में, ये क्रम में भी पूछे गए थे, इनको आप दिमाग में बिठा लेना। ज्ञान वही जानकारी प्राप्त करना, बोध समझना उस चीज को, उपयोग अपने जीवन में व्यवहार में लाना, विश्लेषण अलग अलग करके सीखना, अलग अलग जैसे कोई पाठ है तो उसको हम इकाइयों में पढ़ाएंगे, संश्लेषण फिर समग्र रूप में एक जगह इकट्ठा करके, और मूल्यांकन हमारा पढ़ाया हुआ कितना कारगर सिद्ध हुआ है ये देखें। फिर आता है भावात्मक। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये आपका ज्ञानात्मक होता है, कोग्निटिव डोमेन। भावात्मक अफेक्टिव डोमेन, और मनोसंचालित होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो भावात्मक में देखते हैं आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण। ये समझाने की आवश्यकता है नहीं, बाकी फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आग्रहण, कोई जब हम चीज को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। प्रतिक्रिया जो हमारा रिएक्शन होता है
कि कैसे हमने उसको अपने जीवन में ढाला है। आंकलन वह कितने महत्व का है हमारे लिए, क्यों हम भाई पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, इसका जानना क्यों आवश्यक है, ये आकलन में आता है। संयोजित करना, बिखरी हुई लाइफस्टाइल को नियम में बांधना, उसको मतलब एक जगह एक तरीके से संयोजित करना। निरूपण, उसमें अपने जो चरित्र निर्माण जो होता है वो निरूपण में आ जाता है। फिर आता है मनोसंचालित, इसमें प्रतिरूपता कि एक तरीके से प्रतिबिंब, कोई चित्र हम दिखा दे झांसी की रानी का, महाराणा प्रताप का, और बच्चों को ये कहें कि इसके जैसे बनना, तो बच्चों में भी वीरता के गुण उस समय जागृत होते हैं। कार्य साधन या हस्त कौशल, बच्चे जब कोई भी मशीनी उपकरण होते हैं उनसे कुछ करके सीखते हैं। परिशुद्धता और स्पष्ट अभिव्यक्ति, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो ये यहाँ पर परिशुद्धता और स्पष्ट अभिव्यक्ति में निरंतर अभ्यास से त्रुटियां दूर हो जाती है, जो गलतियां होती हैं वो दूर हो जाती है, और जो हमारे ये जो मतलब शिक्षण का जो उद्देश्य है वो शुद्ध हो जाता है। फिर आता है प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को शिक्षा दी जाए, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी भी कहते हैं। फिर आता है शिक्षण के सूत्र। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 9-10 शिक्षण के सूत्र बताए हैं, वैसे हैं तो और ज्यादा भी, परंतु जो मुख्य हैं वही मैंने लिए हैं, ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है सरल से जटिल, फिर है ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, अनिश्चित से निश्चित, विशेष से सामान्य, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, विश्लेषण से संश्लेषण, पूर्ण से अंश, प्रकृति का अनुसरण, इंद्रियों का प्रशिक्षण। तो एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं। सरल से जटिल, सरल मतलब जो बच्चे का पहले से जो ज्ञान है, जो वो आसान चीजें जानता है, मान लीजिए बच्चे को कै ख ग का ज्ञान है, तो अब उसको हम क्या करवाएंगे, हिंदी पढ़ना सिखाएंगे कि भाई कै मै ल कमल होता है, न ल नल होता है, तो सरल से जटिल की ओर। इसी प्रकार से जो उसको पता है उस जानकारी के द्वारा जो कुछ नहीं पता है उसको हम बताएंगे। मूर्त से अमूर्त, जो वो चीजें देखता है, उसके सामने जो चीजें प्रेजेंट है भौतिक रूप से हैं, तो उनको वह देख उसको वो उनको उनके बारे में पता है, तो जो चीजें उसके सामने नहीं है उनके बारे में वर्णन करना उदाहरणों के माध्यम से। तो इसी प्रकार से ये सारे हैं। और पूर्ण से अंश के जो प्रवर्तक हैं गेस्टाल्ट है। इन्होंने क्या कहा है कि जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पहले पूरे पेड़ को देखते हैं, उसके बाद में उसकी टहनियों को, तने को, पत्तों को, फूल को, फल को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पूरी चीज बतानी है बच्चों को, और फिर उसको भागों में बांट करके फिर बतानी है। और प्रकृति का अनुसरण, भाई इंद्रियों का प्रकृति का अनुसरण हो गया कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। और इंद्रियों का प्रशिक्षण के जो प्रवर्तक हैं मोंटेसरी और फ्रोएबल है। इंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार से, कि जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। तो ये जो पांचों चीजें हैं इनके माध्यम से ही ज्ञान हमारे अंदर जाता है, इतना समझ लो आप। तो इनको ही सक्रिय रूप से भाग दिलवाएंगे अधिगम में, ये कहते हैं मोंटेसरी और फ्रोएबल। अब ये हमारा छूट गया था, इसको देख लेते हैं। गैगने और ब्रिक्स द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो इन्होंने बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीतियां, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र, वैचारिक क्षमता और मनोदृष्टि को शिक्षण के उद्देश्य माना है। अब आता है हमारा शिक्षण के सिद्धांत, कि भाई जो शिक्षण के जो नियम है, सिद्धांत हैं, वो क्या है। तो इसके 2 सिद्धांत देखने को मिलते हैं हमें, सामान्य और मनोवैज्ञानिक। तो सामान्य में प्रेरणा का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, और गतिविधि भी दोनों प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक, दोनों गति इसके अंतर्गत आती हैं। और वही फिर फ्रोएबल और किंडरगार्टन इसके प्रवर्तक हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, कि बच्चे को जब हम प्रेरित करते हैं, उसकी रुचि बढ़ाते हैं अधिगम में, तो वो अच्छा सीख पाता है, वही चीज इसमें है। और मनोरंजन का, कि जब बच्चे को जब हम कोई चुटकुला सुना दें, कोई ऐसी चीज बता दें, कहानी सुना दे, तो इससे उसका मनोरंजन होता है और वो सीखने के लिए अपने आप को तत्पर कर लेता है उसी समय। प्रबलन मतलब किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो उसको हम पुरस्कृत कर दे, इनाम दे दे या शाबाश कह दे, तो भी जो कक्षा का वातावरण है वो सकारात्मक बन जाता है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई शिक्षण की। अब हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम
के 3 आधार हैं, श्रवण के आधार पर, विचार शैली के आधार पर, रचनावादी दृष्टिकोण। तो श्रवण के आधार पर सक्रिय श्रवण हमारी इच्छा होती है सुनने को कोई भी चीज, समानुभूति हम उनके साथ अपनी जो बातें हैं वो साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब संवाद करते हैं समानुभूति श्रवण में। मूल्यांकन में जो वक्ता है उसकी बातों का मूल्यांकन करते हैं कि वो कितना सही कह रहा है, कितना गलत कह रहा है। सराहनात्मक, यदि उसने कोई अच्छी बातें बताई है तो आप उसका थैंक्स, धन्यवाद करेंगे कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, तो वो सराहनात्मक श्रवण में हो जाएगा। फिर है विचार शैली के आधार पर चिंतनशील अधिगम, रचनात्मक अधिगम, व्यावहारिक अधिगम और वैचारिक। चिंतनशील में फिर वही आता है कि बच्चों की जो तार्किक क्षमता है, कोई भी चीज समस्या का समाधान करने की जो शक्ति है, उसके आधार पर बच्चों को हम सिखा सकते हैं। रचनात्मक, उनसे कुछ काम करके, जैसे जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ खेला जाए, प्ले विद न्यू इंफॉर्मेशन, कि क्रीड़ा के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। व्यवहारिक, उनको प्रयोग में लाने के लिए कहा जाए वो चीजें। वैचारिक, किसी भी समस्या पर वो अपने विचार प्रस्तुत कर सके। तो ये अधिगम का दूसरा स्तर। फिर तीसरा है रचनावादी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार, मूल्यांकन। संलग्न में तो हमें क्या करना है, बच्चे की रुचि को जागृत करना है कि वो पढ़ाई में लग जाए किसी तरीके से। अन्वेषण, नई नई खोज उससे हम करवाएंगे। व्याख्या में उसको मतलब एक व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। विस्तार, कोई भी जो शॉर्टकट है वो किसी भी चीज के लिए सही नहीं होता है, तो अधिगम में भी जो शॉर्टकट है या संक्षिप्तता है वो काम नहीं करती है। विस्तार, कि हमें बड़ी ही बारीकी से और बच्चे को स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाना पड़ता है, तो कोई नहीं, ज्यादा समय लग जाएगा, विस्तार पूर्वक हम अधिगम करवाते हैं। मूल्यांकन, और यदि बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया है तो दोबारा हम शिक्षण करवाएंगे ताकि उसका अधिगम है वो सही हो सके। ये मूल्यांकन में आएगा कि कितना हमने उसको पढ़ाया और उसने अधिगम किया। फिर आता है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? शिक्षक की योग्यता, कि भाई एक योग्य टीचर ही नहीं होगा तो वो क्या बच्चों को जानकारी दे पाएगा। ठीक है, उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो कक्षा का अनुशासन बनाए रखे और बच्चों के लिए जो कक्षा का वातावरण है वो पढ़ने लायक बना सके। तो ये शिक्षक की पहली योग्यता हो गई। दूसरा, कौशल। कौशल होना चाहिए उसमें, कि वो कुशल होना चाहिए अपने काम में। मतलब उसका जो विषय है उसको इतनी जानकारी हो कि बच्चे कहीं से कोई भी प्रश्न करे तो वो उनका उत्तर कर पाए। अनुभव, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी समस्याएं हैं उनको उनका समाधान करने के लिए उसका अनुभव विस्तृत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। वातावरण, जो कक्षा का वातावरण है वो सकारात्मक बना सके। आर्थिक कारक, कि भाई यदि उसको टीचर को किसी प्रकार की कोई समस्या है, मान लीजिए पैसे की तंगी है, तो उसका ध्यान फिर वो पढ़ाई में नहीं लगा पाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा सही ढंग से, अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका तो मन लगा हुआ है कि भाई मुझे आज पैसे का इंतजाम करना है। तो आर्थिक कारक जो होते हैं, जो व्यक्तिगत कारक होते हैं, वो भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फिर है प्रशासनिक नीतियाँ, जो मैनेजमेंट होता है, चाहे वो आप स्कूल में लगा लो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह जो प्रशासन होता है, वो नीतियाँ भी शिक्षा के अनुकूल होनी चाहिए, ना कि प्रतिकूल। अब मान लीजिए भाई लाइब्रेरी होती है, उनमें चेयर ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, तो वो कैसे अधिगम कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रशासनिक नीतियाँ भी काम करती हैं। और फिर आता है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता की, जो शिक्षक है उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। और माता पिता की आकांक्षाएं, कि जब माता पिता बच्चों पर बर्डन बनाते हैं कि तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो बच्चा अंदर अंदर कुंठित हो जाता है। तो ये चीजें सारी प्रभावित करती हैं, अच्छे में भी बुरे में भी। शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं भाई? व्याख्यान, इसमें जो एक टीचर है वो बहुत सारे बच्चों को एक साथ व्याख्या दे रहा है और पढ़ा रहा है। संगोष्ठी, इसमें कुछ समूह में बच्चे सीखते हैं। मस्तिष्क झंझावती, इसको विचार मंथन पद्धति भी कहा जाता है। बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे सामूहिक रूप से उसका उत्तर देते हैं। कंप्यूटर आधारित, ये आपको पता है कि भी कंप्यूटर के द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षण सहायक सामग्री, जब शिक्षण करवाया जाता है उसमें हम किन किन सामग्रियों का की सहायता ले सकते हैं? तो सबसे पहले आते हैं हमारे श्रव्य साधन। श्रव्य साधन में रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, और जो भी फोन हो गए, सिंपल फोन,
ना कि वीडियो कॉलिंग वाले। तो श्रव्य साधन हो गए। फिर है दृश्य, जो हम देखते हैं, जैसे मॉडल हो गया, और हमारा ग्लोब हो गया, चित्र हो गया, पोस्टर हो गए, तो ये सारे हमारे दृश्य में आते हैं। फिर है दृश्य श्रव्य, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसा हमारा जैसे टेलीविजन हो गया, या आप जो अभी यूट्यूब पर चला हुआ है कोचिंग सेंटर, कोचिंग जो आप लेते हैं, पेड कोर्स आप लेते हैं, तो वो दृश्य श्रव्य साधन में आते हैं। फिर आता है हमारा डेल का अनुभव त्रिकोण। त्रिकोण ये होता है, ठीक है। तो ये शुरू में यहाँ आपको बताएगा कि जो आप पढ़ते हैं उसका आपको 10% याद रहता है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो आप सुनते हो उसका आपको 20% याद रहता है, जो आप देखते हैं उसका 30% याद रहता है, जो आप सुनते व देखते हैं उसका 50% याद रहता है, जो कहते और लिखते हैं उसका 70% याद रहता है, और जो करते हैं फिर लिखते हैं उसका 90% याद रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये डेल का अनुभव त्रिकोण है, जिसमें आपको बताया है कि पढ़ते हैं उसका 10, सुनते हैं उसका 20, देखते हैं 30, सुनते व देखते 50, कहते और लिखते हैं 70, और जो करके और फिर हम सीखते हैं या लिखते हैं उसका 90% याद रहता है। तो आपको अभी से क्या करना है, कोई भी जो काम है वो करके सीखना है, ठीक है। ये नहीं आपने खाना बनाने की विधि देख ली और फिर आपने उसको लिख लिया और खाना बना दिया। तो जब तक आप खुद से खाना नहीं बनाओगे तब तक आपको वो अच्छे से नहीं आएगा। और उसके बाद अंत में आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत स्थानन, निर्माणात्मक, नैदानिक और योगात्मक मूल्यांकन। स्थानन मूल्यांकन क्या होता है ये भी समझा देती हूँ। जैसे भाई हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, मान लीजिए आपको प्रवेश लेना, पीएचडी में लेना है, तो उससे पहले जो आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसको बोलते हैं स्थानन मूल्यांकन। आपकी अभिक्षमता को उसमें मापा जाता है। फिर आता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होगा कि भाई आपसे कोई भी ऐसी मतलब रचनात्मक क्रिया करवाई जाएगी जिससे आप ये पता चल पाएगा कि बच्चों को आपने जो भी पढ़ाया है, जो भी प्रश्न आपने बनाए हैं, उनमें बच्चे कितना खरे उतरे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक पाठ पढ़ा दिया और फिर पाठ के बाद बच्चों से आप प्रश्न कर रहे हैं, तो वो आएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन में। फिर आता है नैदानिक। नैदानिक में बच्चों के जो समस्याएं हैं उनको पहचानना, उनका समाधान करना, और वो आप कितना समाधान कर पाए हैं, वो नैदानिक में आएगा। और फिर आता है हमारा लास्ट में योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक में कि जो भी जोड़ गांठ करके आपने जिस भी प्रकार से बच्चों को सिखाया है और बच्चे कितना सीख पाए हैं, वो हमारा आ जाएगा योगात्मक मूल्यांकन में, ठीक है। तो मूल्यांकन एक ही है, बस इसको 4 भागों में बांट दिया है। तो ये अंत में होता है, ठीक है। शुरुआत में स्थानान, दूसरे नंबर पर निर्माणात्मक, तीसरे पर नैदानिक और चौथे में योगात्मक। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि बच्चे ने अधिगम नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आपको अपने शिक्षण प्रक्रिया पर दोबारा ध्यान देना पड़ेगा, आपको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। और जब बच्चे आपसे कहेंगे कि हमें नहीं आया, तो ये आप नहीं कहेंगे कि मैंने तो पढ़ाया था उस टाइम, तुमने ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप बच्चों को दोबारा से पढ़ाएंगे, ये योगात्मक में होता है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ही हमारी जो पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट थी शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड वो कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ इसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं बचा होगा आपका, ये कंप्लीट हो गया। कल फिर मैं आपको दूसरी यूनिट करवाऊंगी, शोध या शिक्षण अनुसंधान अभिक्षमता। अब इससे संबंधित मैं 5 प्रश्न आपसे पूछती हूँ, ये देखते हैं आप कितना आंसर कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। शिक्षण की प्रकृति इसको दर्शाता है। यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, यह न तो विज्ञान है और न ही कला। ठीक है, आंसर बताएंगे आप। फिर है प्रश्न नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, इसको आप अवबोध स्तर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अवबोध। और इसको आप चिंतन भी लिख सकते हैं, चिंतन या विचारशील एक ही बात होती है। इधर ये दे रखे हैं, इधर इनके प्रवर्तक हैं हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, इनको आपको सुमेलित करके उत्तर बताना है, ठीक है। ये फिर आता है प्रश्न नंबर 3 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन
पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, शुरुआत में कौन सा, लास्ट में कौन सा। फिर श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? ब्रूनर, गैगने, टोलमैन और थॉर्नडाइक, ये भी बताएंगे आप। फिर है CAI किसका संक्षिप्त नाम है? तो ये आप बता सकते हैं। तो इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि पता चले आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद कल मैं आपको करवाऊंगी यूनिट सेकंड, जिसका नाम है अनुसंधान अभिक्षमता। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसी के साथ ही फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।